हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई स्टार्ट ज़रूर कर दिए होंगे। चलिए आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन करना, यानी जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो 5-6 साल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका पूरा रिवीजन करेंगे। यानी 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ सेक्शन में उन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने कंप्लीट किया है वो एक एक चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट हुई है, साथ में पीवाईक्यूज कुछ कुछ लिए गए थे। लेकिन आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें टोटल पीवाईक्यूज आएंगे और वो भी सभी मिसलेनियस आएंगे, यानी मिला जुला करके आएंगे। ये नहीं कि एक टॉपिक का एक रहेगा फिर दूसरा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल सेम एक मिक्सचर आएगा, ठीक है। यानी एक पेपर में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है फिर भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां एकदम बेसिक से आपको बताया गया है तो वहां समझ में आने का चांस बहुत ज्यादा है। यहां पर भी समझ में आएगा, लेकिन ये मान के चलो 99% आएगा, वहां तो 100% श्योर था, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पीवाईक्यूज हैं भैया। सबका एक मेथड, दो मेथड, जितना मेथड आपका बनता है सब बताया जाएगा। कैसे टाइम बचाना है और कैसे जल्दी करना है ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन कोशिश करिएगा पूरा सिंपल मेथड जो है वो पकड़ने की, ना कि ट्रिक। ट्रिक कभी ना पकड़िएगा, नहीं तो ट्रिक भैया एग्जाम में ट्रिक जाती है, मतलब भाग जाती है, तो आप जानिएगा, ठीक है। इसलिए हम हमेशा फोकस करते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे मक्खन की तरीके से। हलवा जैसे होता है चम्मच लगाओ खा जाओ, सेम वैसे ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। देखो हमारे पास एक घनाभ है। सबसे पहले हम एक घनाभ बना लेते हैं भैया। 3D का फिगर है, ये हो गया घनाभ, ये घनाभ है। इसके बारे में कह रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 194 मीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया गया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है, आपको याद करने की ट्रिक भी बताएगी कैसे याद करना है। बहुत ही आसान होता है। पहले 2 लंबाई चौड़ाई और उसके बाद BH और प्लस में HL, सही है। कैसे याद करना है? वो एक सर्कल बना लीजिएगा। जैसे ये यहां मान लो L है, यहां B है, यहां H है। L का मतलब लंबाई, B का मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, H का मतलब हाइट यानी ऊंचाई। सबसे पहले L से B पर, B से H पर, H से L पर, मतलब एक चक्कर लगाओ, चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, एक चक्कर लगना चाहिए। 2 इंटू LB BH HL, सही है। L से B, B से H, H से L, ये है फार्मूला। कह रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 है, तो हमने यहां लिख दिया 194 बराबर में है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 8, चौड़ाई 6 है, इसको भी रख दिए, प्लस यहां देखो अगर आप लिखना चाहते हो ना तो यहां 8 लिख लो, लंबाई चौड़ाई, और ये ऊंचाई इसमें नहीं है, इसमें ऊंचाई नहीं दी गई है, तो मान लो x है या h है, कुछ भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ब्रेथ यानी 6 है, ऊंचाई x अभी अभी माने हैं, फिर ऊंचाई आ गई, इसका मतलब x, लंबाई 8, ये हमने पूरा लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 इधर गुणे में है, आप चाहो उधर गुणा कर लो, लेकिन इधर भेजना आसान है। इधर 194 बटे में 2 हो जाएगा बराबर में, अब ये 8 छक 48 प्लस, देखो यहां पर ये 6 इंटू एक्स है यानी 6x हो जाएगा, उधर x इंटू 8 है यानी 8x हो जाएगा, तो ये 6x है ये 8x है, कुल मिलाकर के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 14x। यहां ये कटेगा तो 97 आ जाएगा, यहां 97 बचा, बराबर में 48 प्लस में है 14x। हमें x का मान निकालना है, क्यों? क्योंकि हमें देखो इसका आयतन
आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल बी एच। एल तो पता है, बी तो पता है, लेकिन एच नहीं पता है। एच यहां से निकालो, जितना है पटक दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले 48 इधर आएगा, तो 97 माइनस 48 बराबर में 14x, ये घट जाएगा तो यहां से 49 आ जाएगा बराबर में 14x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 49 बटे में 14। 7 से कट रहा है, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। इसका मतलब ऊंचाई का मान आ गया 7 बटे 2। यहां तक सही है। आप चाहो तो 3.5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 बटे 2 रहने दो। यहां रखने में आसानी है, काटने में आसानी है, गुणा करने में आसानी है। बाकी आपकी मर्जी है, 3.5 लेके चलोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। चलो, लंबाई कितना है, ये 8 है। चौड़ाई कितना है, 6 है। ऊंचाई अभी अभी आ रही है 7 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। आप इसको भी काट सकते थे। हमारे पास 8 गुणे में 3 और 21, 21 अठे होता है 168। चलो 21 तिया 63 होता है, 63 अठे कितना होता है भैया, 6 त्रिक 18 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और हासिल 2, 8 छक 48, 2 50, यानी उत्तर आ गया 504। कहीं है भैया 504, ये तो है ही नहीं कहीं, इसका मतलब गुणा कहीं गलत हो गया है। 8 त्रिक 24 और ओ सॉरी 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 सॉरी, इतनी बड़ी मिस्टेक। अब यहां से बचा हुआ है, अब यहां से बचा हुआ है 8 गुणे में 3 और गुणे में 7। यहां से 7 त्रिक 21, 21 अठे 168। आप चाहे जैसे गुणा करोगे इतना ही आएगा, 168 कहीं है, हाँ देखो ये है। ठीक, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा आसानी से जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन मेंसुरेशन का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसमें आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन होती है इस वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का मतलब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आपको पता है कैसा होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो लाइन समांतर हो, बस जिसकी दो लाइन समांतर हो तो उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये और ये दोनों क्या है, समांतर है, इसीलिए समलंब चतुर्भुज है, नहीं तो नहीं। कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे में ऊंचाई होता है, बराबर इसका मान दिया है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं 105। यहां आपको समझा दे रहे कि समांतर भुजा क्या होती है। देखो भैया, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, दोनों समांतर है, इसका मतलब इन दोनों के योगफल यहां रखा जाएगा। ऊंचाई का मतलब ये होता है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा से कितनी दूर है, तो चाहे यहां से मेजर कर लो, 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 चाहे जहां से मेजर करो, आंसर सही आएगा। लेकिन आप ऐसे ना करिए कि लाओ सर जी ऐसे मेजर कर लें, गलत हो जाएगा। जो लाइन आप बना रहे हो 90 अंश का कोण होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए, तभी वो सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ऊंचाई, और ये दोनों जो भुजा है उनका योगफल यहां पटका जाएगा। चलो देखते हैं, 1/2 गुणे समांतर भुजा कुछ दी गई है कि नहीं, और उसका शीर्षलंब, यानी इसको बोलते हैं शीर्षलंब, चाहे ऊंचाई बोलो चाहे शीर्षलंब बोलो। इसका मान 7 है। ठीक है, अच्छी बात है, ब्रैकेट के बाहर यहां 7 है। ब्रैकेट के बारे में क्या बोला है आगे देखते हैं। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक छोटी है एक बड़ी है, ये 101% रहेगा, एक छोटी एक बड़ी। अगर दोनों बराबर हो गई तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब नहीं होगा। ठीक है, एक छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी, वो हो सकता है ये छोटी, हो सकता है ये छोटी, अगर ये छोटी तो ये बड़ी, अगर ये छोटी तो ये बड़ी। सही है। देखो, कह रहे हैं यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर लंबी है,
आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली लंबी है, ये वाली छोटी है, इसका मतलब मान लें अगर ये x है तो ये कह रहा है इससे ये वाली 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो 6 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगी। सही है। अगर कोई कहेगा सर जी हम इसको x मानेंगे तो इसमें से 6 घटाना पड़ेगा तब इसका मान आएगा। चलो देखो ये हो गया, एक भुजा x है, दूसरी x प्लस 6 है, हम यहां लिख देते हैं एक x है, दूसरी x प्लस 6 है। क्यों? क्योंकि भैया समांतर भुजाओं का योगफल, ये पहली भुजा है ये दूसरी भुजा है, दोनों का योगफल बराबर में 105 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा। सर जी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कुछ आगे पूछा होगा तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, लंबी भुजा यानी इसका मान कितना है, तो x का मान जब तक आएगा नहीं तब तक हम 6 जोड़ें किसमें भैया, यही तो दिक्कत है, इसलिए x का मान यहां से निकालते हैं। देखो ये 7 गुणे में है तो नीचे चला जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये यहां बचेगा क्या, आराम से देखो एक x यहां है एक x यहां है, कुल मिला के हो गया 2x प्लस में 6। ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई है नहीं इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, बराबर में 105, ये गुणे में है तो नीचे आ जाएगा और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। 7 एकम 7 और 15 सते 105 होता है, इसका मतलब 2x प्लस में 6 बराबर में है 15 दूना 30। थोड़ा सा ओरल कर लिया करो, जब ये सब आसान है तो ओरल कर सकते हैं। देखो ये प्लस 6 है, उधर गया माइनस 6 हुआ, 30 में से 6 निकल गया 24 आया, इसका मतलब 2x बराबर 24 हो गया, तो x बराबर 24 बटे में 2, इसका मतलब 2 एकम 2 और यहां से 12। ए भैया 2 से 2 ना काटिएगा, नहीं चाइना वाले उठा ले जाएंगे, ठीक है 2 से पूरा कटेगा 24। चलो x बराबर 12, आपसे x का मान नहीं पूछा था, वो पूछा था लंबी भुजा यानी इसका मान बताओ, तो x का मान 12 आ गया है, तो 12 प्लस 6 इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 18। कितना है 18, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। मेंसुरेशन का वो भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, हमने आपको वीडियो में बताया था कि मेंसुरेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं आगे कहां मुलाकात होती है उससे। चलो देखो कह रहा है कि आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आयतन बताओ जहां पर पाई का मान इतना रखना है। हमारे पास एक बेलन है, चलो पहले देखते हैं बेलन कैसा होता है भैया। बेलन तो बहुत आसान फिगर होता है, ये बेलन होता है जैसे आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, पेन है या कोई भी ऐसी चीज हो जो मोटी हो और ऊपर वाला नीचे वाले के जैसा हो, ठीक है, उसको बेलन बोलते हैं। जैसे देखो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, यहाँ सेंटर होता है, यहाँ सेंटर होता है, यहाँ भी सेंटर ही रहेगा, ये दोनों त्रिज्या होगी, दोनों बराबर होगी। कह रहा है कि त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब जो घुमावदार होता है उसका पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। इसका मान है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे बोला है बेलन का आयतन बताओ, आयतन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब ये होता है कि सर जी उसके पास कितना स्पेस है, यानी कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट है कहीं पर रख देंगे तो कितना स्पेस ये खा जाएगा, कितना स्पेस ले लेगा। जैसे आप चेयर पे बैठते हैं तो कोई स्पेस गायब हो जाता है ना वहां से, तो वही चीज होता है वॉल्यूम। चलो आयतन का बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, किसका, बेलन का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया यहां से पाई का मान तो आपको पता है, आर का मान नहीं पता, अच्छा सॉरी आर का मान तो पता है, चलो हम यहां रख देते हैं पाई 3.14 गुणे आर का मान 3, 2 बार लिखना है 3 स्क्वायर है ना, लेकिन एच का मान नहीं पता है, एच का मान नहीं पता है, और जब तक एच नहीं निकलेगा तब तक उसका आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आर का मान एच का मान निकालो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहां से आर का मान निकलेगा, एच का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा, पटक दो, 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 3 है, गुणे एच बराबर 94.2। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहां एच का मान निकलेगा, सबको उधर कर दो, सबको उधर कर दो, तो एच बराबर 94.2 बटे में 2 गुणे 3.14 गुणे में 3। सही है।
अब देखो सबसे पहले अगर किसी को डर लगती है कि दशमलव सर जी ये कैसे काटें, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद एक संख्या है ना, एक अंक है ना, 2 है, उसके बाद आप चाहे जितना जीरो लगा सकते हो। दशमलव अगर आ गया है तो जहां संख्या खत्म होती है उसके बाद चाहे जितना जीरो लगा सकते हो। सर जी ये क्यों बताया जा रहा है वो ध्यान से सुनो। नीचे देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, और ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लो। जैसे यहां पर 2 है, देखो अंकों की संख्या 1 2 है, यहां पर 1 है, तो हम ऐसा करते हैं यहां 0 बढ़ा लेते हैं। अब तो बराबर हो गई ना, अब तो बराबर हो गई ना, अंकों की संख्या जो है वो समान हो गई ना। अब जब अंकों की संख्या समान हो गई तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब दशमलव गया तेल लेने। यही आपके पास बचा है, कितना बचा है 9420, और नीचे है 2 गुणे 314 गुणे 3। अब काटो मेहनत से, अगर आपको आता है काटना तो काटिए मेहनत से, नहीं आता है तो भैया सीखिए तभी कटेगा, नहीं तो दिक्कत है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इतना आ गया। आपको दिखाई दे रहा है ये उतना ही है, ये उतना ही 314 है ये, इसका मतलब 314 एक बार, 314 एक बार, लेकिन जीरो साथ में रहेगा। अभी देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, खत्म हो गया। h का मान कितना आ गया 5। अब यही h वहां रखना है। देखो आयतन बराबर हो गया 3.14 गुणे में 3 गुणे 3, क्योंकि r स्क्वायर है ना, r 2 बार रखना है, और h का मान यहां से अभी अभी निकला है 5। ये दोनों गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। गुणा चाहे जैसे कर सकते हो, चाहे पहले इसका कर दो फिर इसका कर दो फिर इसका, चाहे जैसे करो, जैसे आपको आसानी लगती है वैसे करिएगा। ठीक, देखो एक तरीका यह है कि आप इकाई के अंक से कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका तो आपको आना ही चाहिए गुणा करना। हमने इसका इसमें कर दिया 9 आ गया, इस 5 को इसमें कर दे रहे हैं। 9 चौक 36, सॉरी 5 है, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7, 5 तिहाई 15। अब 9 से हमें करना आसान है, 9 सत्ते 63, जिसके लास्ट में 30 है वो ऑप्शन सही है, यही वाला सही है। आप पूरा करके चेक कर लो तब भी उतना ही आएगा। 9 पचे 45, 45 और 6 51, हासिल 5, 9 एकम 9, 5 14, 141.3। जीरो आप लगाओ या ना लगाओ आंसर उतना ही है। ठीक, चलो 3 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। समानुपात का मतलब होता है जब दो लोगों का अनुपात बराबर हो तो उसको बोलते हैं समानुपात, यानी अनुपात जो है सम है, समान है, अगर अनुपात बराबर है तो उसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, कह रहा है देखो ये इसमें x जोड़ा गया, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है। पहले दोनों का अनुपात दूसरे और तीसरे चौथे का अनुपात, ये दोनों अनुपात अगर बराबर हुआ तो समानुपात बोलते हैं। लेकिन 14 बटे में 12, 34 बटे में 30, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर नहीं है। अगर होता तो x जोड़ा नहीं जाता, ठीक है, इसका मतलब बराबर नहीं है। कह रहा प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए। ठीक है भैया, जोड़ दे रहे हैं। x जोड़ने का मतलब 14 में भी x जोड़ो, यही जोड़ दें। अच्छा चलो इतना तो समझ में आ गया, अब यही जोड़ देते हैं। 14 प्लस x, 12 प्लस x बराबर 34 प्लस x, बटे में है 30 प्लस x। सभी संख्याओं में हमने x x जोड़ दिया है, सही है। इसकी ट्रिक भी है, लेकिन जब तक आपको कंप्लीट ये नहीं पता रहेगा ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगी। याद रखिएगा, जो आपको बताते हैं कि ये देखो ऐसे ऐसे कर दो हो जाता है ना, वो एक्चुअल में यही काम थोड़ा जल्दी होता है, बस और कुछ नहीं है। अगर ये आपको पता है ना तभी वो आएगा, अदरवाइज तो आप चले जाओगे। ठीक है, देखो भैया अब क्या करना है सर जी, पहले x का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें देखो इसका मान निकालना है, हमें इसका स्क्वायर रूट में 12x प्लस 9, 12 तो पता है, x नहीं पता। जब तक x का मान नहीं पता होगा यहां पटकेंगे कैसे, उसके बाद कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 14 का इन दोनों में, x का इन दोनों में, फिर 12 का इन दोनों में, फिर x का इन दोनों में। ठीक है, करते हैं आराम से, देखिएगा 14 का दोनों में कर रहे हैं तो 14 तियां 42, 420 हो गया। 14 का x में तो 14x हो गया। अब प्लस x का 30 में तो 30x हो गया, और x का x स्क्वायर में तो x स्क्वायर, सॉरी x का x में तो x स्क्वायर आ गया। 12 का 34 में, 12 का 34 में कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 12 तियां
36, 36 4 40, सही है। 408। 12 का x में 12x हो गया। अभी x का दोनों में तो 34x और प्लस में x स्क्वायर, सही है। ये x स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, इसलिए शहीद हो गया, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहीं पर हमने कर दिया। देखो यहां कुछ लोगों की क्वालिटी होती है 420, तो वही है वो 14x 30x, कुल मिला करके 14 गधा 30 गधा तो 44 गधा हो गया, बराबर 408 प्लस 12x यहां है, 34x यहां है, तो कुल मिलाकर के 46x हो गया। सही भैया, हाँ सही है। देखो अब नंबर एक तरफ कर लो और x वाला एक तरफ। अगर हम इसको रोकते हैं और इसको इधर बुलाते हैं तो माइनस का 46x हो जाएगा। इसको रोक लें, इसको इधर भेज दें, सही है। देखो 46 में से 44 निकलेगा, जो बड़ा नंबर होता है उसी में से निकलता है, और जो साइन रहेगा वो साइन लगेगा। जैसे 46 में से 44 निकल रहा है तो माइनस है, इसलिए माइनस लगेगा, क्योंकि 46 बड़ा है ना, उसका माइनस पहले लिखेंगे। तो 2x बराबर इसमें से ये निकलेगा तो माइनस का 12, माइनस और माइनस शहीद हो गया, 2 1 कम 2, 2 छक 12। आप चाहो तो नीचे भेज करके काट लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। ये x का मान आया है, ये ढूंढ करके आंसर ना ठोक दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 12x प्लस 9 का मान बताओ, इसका मान बताओ 12x प्लस 9, तो यहां पर जो मान आ रहा है वो 12, x का मतलब 6 ही है ना, हाँ। पहले गुणा तो 72 प्लस में 9, ऐसे ना कर दीजिएगा लाओ 9 में से 3 निकाल दें। अरे भैया निकालना होता तो वो ना निकाल दिया होता, आपसे कहे निकलवा रहा है ना, यही निकल सकता था ना। इसलिए याद रखिएगा, पहले गुणा फिर जोड़ करके फिर निकालेंगे। तो 72 9 81 हो गया रूट के अंदर, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये खत्म हो गया। कहाँ है भैया, ये हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कह रहा है 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज, 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ये सही है। याद रखिएगा, पूरा कंप्लीट जो है वो पूरा पढ़ा दिया गया है वीडियो उसमें, जो आपका थ्योरी वाली क्लास थी। लेकिन यहाँ थोड़ी चीजें आपको बताते रहे, जैसे सममित रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो किसी भी फिगर को दो बराबर एक जैसे पार्ट में डिवाइड करती हैं। जैसे हमारी सममित रेखा ऐसे बनेगी, आधा इधर आधा इधर, है ना, आसारानी वाला काम करते हैं। चलो 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। भैया जी बंद आकृति होनी चाहिए और 2 से ज्यादा भुजा होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 3 भुजा वाले को बहुभुज, 4 वाले को बहुभुज, 5 वाले को बहुभुज, सबको बहुभुज बोलते हैं। लेकिन यह सम लिखा है, इसका मतलब सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर आपके पास त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर, 4 भुजा वाला है तो चारों भुजा बराबर, 5 भुजा वाला है तो पांचों भुजा बराबर होने चाहिए, उसी को बोलते हैं समबाहुभुज। अब सुनो ध्यान से, कोई भी अगर समबाहुभुज है, जितनी भुजा का है उसकी उतनी सममित रेखाएं होती हैं। अगर 10 भुजा का है तो 10 सममित रेखाएं, 8 भुजा का है तो 8 सममित रेखाएं, 9 भुजा का है तो 9 सममित रेखाएं। इसका मतलब ये हुआ समबाहुभुज होना चाहिए, बराबर भुजा वाली होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, 100% सही है। अगर हम इसमें बात करें तो एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है, नहीं भैया ये गलत है। एक वृत्त की अनंत सममित रेखाएं होती हैं। एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती है, नहीं भैया 2 नहीं 1 होती है, 2 नहीं 1 सममित रेखा होती है। एक सम षटभुज की केवल 4, अरे भैया सम षटभुज है यानी 6 भुजाओं वाला है तो 6 होनी चाहिए थी ना, ये बोला है 4 है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत, तो पहला वाला सही है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट बताया गया कि जितनी भुजा का बहुभुज रहेगा समबाहुभुज, उतनी उसकी सममित रेखाएं होती है, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि x का वह मान जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, ठीक है। मतलब इसमें से करता है, वो किसको करता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास समीकरण है 10 x प्लस 6 है और प्लस में है 8 x माइनस 3 बराबर में है 5x माइनस 4। इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहले इसका इसमें गुणा करते हैं तो 10 का x में 10x हो गया, 10 का 6 में तो 60 हो गया, 8 का x में तो 8x हो गया, माइनस 8 तिरिक 24 हो गया,
बराबर 5 का 5 में तो 25 हो गया, x साथ में रहेगा और माइनस 20 रहेगा। ठीक, अब देखो 10x यहां है, 8x यहां है, इसका मतलब 18x हो गया। 60 में से 24 निकल गया तो 36 बचा, बराबर 25x माइनस 20। ए भैया इन दोनों को घटाइएगा नहीं तो चाइना वाले तैयार रहते हैं उठाने के लिए। चलो इसको बुला लो इधर और इसको बुला लो इधर, इसका मतलब 18x माइनस 25x हो गया, बराबर में माइनस 20 पहले से है, माइनस 36 और चला गया, अरे प्लस 36 उधर जाएगा, माइनस 36, 25 में से 18 निकल गया तो 7, लेकिन 25 में से निकला है तो उसका निशान लगेगा। 36 और 20 माइनस 20 माइनस 36, 20 गधा 36 गधा, कुल मिलाकर के 56 गधे हो गए माइनस के, माइनस माइनस शहीद हो गया। 7 1 सा 7, 7 8 सा 56, यानी x का मान आ गया है 8। ये x का मान आप चाहो तो इसको भी सॉल्व करो, देखो x का मान अगर 8 आएगा तो सही माना जाएगा, अगर इसमें नहीं आता है तो इसको सॉल्व करो, x का मान 8 आना चाहिए तो ये वाला सही हो जाएगा, अगर इसमें नहीं आता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सर जी x का मान 8 आ गया है ना, लाओ रख करके चेक कर लेते हैं दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, अगर जिसका मान दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां 8 रखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भैया, 8 माइनस 5, ब्रैकेट में 8 माइनस 5 यानी 3 आया और बाहर 3 है, तो 3 त्रिका 9, मतलब इधर कितना आ रहा है, इधर आपका आ रहा है 9, इधर देख लो 2 गुणे 6, सॉरी 2 गुणे 8 यानी 16 1 17, इधर 17 आ रहा है उधर 9 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलो अगले वाले में देखते हैं, 8 प्लस 3 11 हो गया, 11 दूना 22, इधर 22 आ रहा है, उधर देखते हैं 8 माइनस 5 यानी 3, 3 पचे 15, 15 4 19, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8 माइनस 5 यानी 3, 3 पचे 15, इधर 15 आया है, इधर देखते हैं 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 यानी 5, 5 दूनी 10, 10 5 15, इधर भी 15 उधर भी 15, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप मान रख करके चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सॉल्व कर लो, चलो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। हमारे पास 5 x माइनस 5 है, बराबर में है 2 x माइनस 3 और साथ में है प्लस में 5, सॉल्व कर लेते हैं तो 5 का गुणा दोनों में हो जाएगा, 5x माइनस 25 बराबर 2 का गुणा x में 2x माइनस 2 तिहाई 6 प्लस में 5। सही है, देखो यहां से 5x है माइनस 25 है, अच्छा बुला लेते हैं इसको, इसको उधर भेज देते हैं, ये 2x प्लस में है, इधर आ गया माइनस 2x हो गया, बराबर देखो यहां से पहले यहां से देखो माइनस 1 आ रहा है, अरे 6 में से 5 निकल गया, जोड़ ना दीजिएगा, एक माइनस 1 प्लस घटता है भैया, बड़े वाले में से घटेगा, जो नंबर बड़ा होगा साइन को छोड़ करके, 6 में से 5 निकाल दो, एक जिसमें से निकला है उसका साइन लगा दो। ठीक, यहाँ माइनस 25 है तो उधर गया प्लस का 25 हो गया, यहां से 5 में से 2 निकल गया तो 3x बराबर 25 में से 1 गया तो 24, इसका मतलब x बराबर 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो उत्तर आ गया 8। अगर आपको वैल्यू रखना अच्छा लगता है तो वैल्यू रख के करिएगा, और अगर सॉल्व करना अच्छा लगता है तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन एक करिए, अगर आंसर नहीं आता है तो अगला करिए, नहीं आता है तो अगला करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको कर डालिए उसके बाद देखिए कौन सा सही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, जो छोटा आपको लगे, जो छोटा आपको लगे सबसे पहले उसमें रखिएगा। जैसे देखो ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, सबसे पहले इन दोनों में रखिए ताकि जल्दी काम होगा ना। बड़के वाले में रखने से क्या फायदा, अगर हो सकता है बड़का वाला आंसर हो और छोटके वाले में रख के जल्दी से पता चल गया तो बड़के वाले ठोक देंगे सर जी ये नहीं है तो ये होगा, है ना। ये तरीका है, यानी छोटा वाला सबसे पहले रखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि सर इतना प्राप्त करने के लिए इतने से क्या घटाना चाहिए। अगर हम आपसे कह दें कि 5 रुपया प्राप्त करने के लिए 10 में से कितना घटाएं, तो आप कहोगे सर जी 10 में से कितना घटाएं, 5 बचे, इसका मतलब 5 रुपया। अच्छा ठीक है, आप लोग घटा के मन में बता दिए, लेकिन आप अगर हम ये कह दें कि 142 रुपया प्राप्त करने के लिए 729 में कितना घटाएं, तब तो आप सोच में पड़ जाएंगे। इसीलिए जितना आपके पास है और जितना बचाना है
जितना है और जितना बचाना है तो उन दोनों को घटा के चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है इतना प्राप्त करना है, मतलब इतना बचाना है इनको, इतने में से क्या घटाएं, इतने में से क्या घटाएं, तो हमें नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट 729 में से कितना घटाएं कि 142 बचेगा, नहीं समझ में आ रहा है। ला हम तुरंत घटा के देख लेते हैं, इतने में से इतना घटा दो, ठीक। तो 5y माइनस 13x माइनस 8a, इसमें से घटाना है। घटाने का दो तरीका है, एक ब्रैकेट लगा करके एक लाइन में करो, और जो क्लास फर्स्ट सेकंड में करते आए सर जी एक ऊपर एक नीचे लगा कर देते हैं, वैसे हम वैसे बता देते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, अगर ब्रैकेट लगा के करोगे। देखो ये ऊपर रहेगा ये नीचे, क्योंकि इतना प्राप्त करना है, इतना आपको बचाना है, इतने में से क्या घटाएं। अभी एग्जाम्पल दिया ना हमने कि अगर आपके पास 10 रुपया बचाना है या 5 रुपया बचाना है, 10 रुपया आपके पास है, तो कितना रुपया खाओगे 5 रुपया बच जाएगा, तो चेक कर लो 10 में से 5 घटा दो, अपने आप आ जाएगा, है ना। सेम वही तरीका, इस ये ऊपर रखो ये नीचे रखो, लेकिन नीचे रखने में एक तरीका याद रखिएगा, ये y है तो y वाला नीचे रहेगा, x है तो x वाला नीचे रहेगा। देखो y कितना है -16y, -16y, तो हम यहां लिखेंगे -16y। ये जो आपकी थ्योरी वाली क्लास है उसमें सारी चीजें बताई गई है कि कब घटता है, कब जुड़ता है, कब गुणा होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। चलो y वाला, अब x वाला यहां लिखते हैं, प्लस का 11x है। ये भी याद रखिएगा, पहले किसी चीज का नंबर होता है, सॉरी पहले किसी चीज का जो निशान होता है वो होता है, फिर संख्या होती है, फिर लेटर होता है, यानी पहले साइन, नंबर, लेटर, पहले निशान, फिर वो संख्या, फिर उसका अक्षर जो भी साथ में रहेगा वो। तो वही चीज हम यहां भी लिख रहे हैं। y के साथ में -16 था तो हमने -16y लिखा, x के साथ में +11 है तो +11, अब बचा कितना है +7 है। ये चीज हमें घटाना है, घटाना है। अलजबरा में जब भी घटाते हैं तो लाइन तो खींचते हैं, लेकिन नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस है, ये बन गया प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है। अब ये जो व्हाइट व्हाइट है ये ओल्ड साइन है और ये न्यू साइन है। अब कोई भी न्यू साइन से जाना जाएगा, ओल्ड साइन से नहीं जाना जाएगा, ठीक। देखो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 16 है, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 16 है, तो 16 5 21 हो गया। जिसमें 21y है वो सही हो जाएगा। यहां पर 24, सॉरी ये इसमें भी 21 है लेकिन प्लस का नहीं है, माइनस का है, इसलिए गलत है। इसमें प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो -13 है, -11 है, -13 -11 यानी 13 गधा 11 गधा, कुल मिला के 24 गधे हो गए, गधे के निशान माइनस। और यहाँ पे -8 -7 यानी माइनस का 15a। देख लो -24x आना चाहिए, -15 आना चाहिए, -24x -15, यानी ये वाला सही है, बी वाला सही है। ओहो हो, पहले ए है फिर सी है फिर बी है डी है, चाहे जैसे रहे आंसर तो आपको दिख रहा है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, यानी बॉडमॉस का नियम लगाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। -4 में 2 से भाग देना है। आप इसको ऐसे समझ लो, ये -4 है, ये बटे में 2 है, सही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं साइड में कर लेना, वैसे ये तो समझ में आ जाना चाहिए भैया। गुणे -3, देखो माइनस माइनस 7 में, इसका मतलब प्लस का 3 हो गया। बहुत अच्छी बात है, ब्रैकेट हमने नोट कर दिया। यहां देखो आराम से देखिएगा, ये है गुणा, इन दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, हो जाएगा प्लस, और 3 का 7 में गुणा करना है तो 21, साथ में -8 बचा हुआ है, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस। ध्यान से देखिए, पहले ये भाग होगा, पहले ये भाग होगा, ठीक है। यहां पर एक ब्रैकेट होना चाहिए था, पहले ये भाग होगा। आराम से देखिएगा, हम बाहर 4 नोट कर दिए हैं, -48 बटे में 6 है, समझ में आ गया। चलो कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां से -2 बचा है। जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट यूज किया करिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। +3, 21 में से 8 गए तो 13, +4, 6 कम 6, 6 8 48, इसका मतलब -8। जहां कोई निशान नहीं वहां गुणा पढ़ते हैं। अब इसके बाद इन दोनों को गुणा करना है, माइनस का माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 2 का 3 में तो 6 आ गया, सही है। देखो यहां से 3 में 13 से गुणा करना है, यानी 13 3 39 हो गया। आगे
+4 का -8 में गुणा करना है, बीच में गुणा साइन होता है भैया, ब्रैकेट के पहले अगर कोई निशान नहीं लगा है तो गुणा पढ़ते हैं। +4 का -8 में तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 4 8 32 हुआ। सही है, यहां तक पल्ले पड़ रहा है ना, कल्ले कल्ले पड़ेगा लेकिन पल्ले पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो 39 में से 32 निकाल देते हैं तो 7 बचेगा, 6 + 7 यानी उत्तर हो गया 13। अगर आपको ऐसे समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 39 और 6 कितना हो गया 45, 45 में से 32 निकाल देना है तो 13, 13 कहां है भैया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो देखो एकदम आसान एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस जैसे बताया जा रहा वैसे देखिएगा। कह रहा है 44/49, एक संख्या है 44/49, एक संख्या है 33/38, एक संख्या है 22/25 और एक संख्या है 24/29। इसको कह रहा है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब यह होता है कि घटते क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, लास्ट में सबसे छोटे होंगे, ठीक। वैसे सबसे परफेक्ट जो तरीका होता है वो दशमलव में बनाना होता है। सबसे परफेक्ट तरीका वो हर क्वेश्चन पे ना अंतर देखो ना भाग दो, इस कुछ भी नहीं करना है, दशमलव में बदल लो, उसके बाद सबका चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे परफेक्ट तरीका होता है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक उरिक लगा दें तो जल्दी हो जाएगा। जैसे ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मेथड ये होता है कि अगर ऊपर और नीचे वाले का सबसे पहले अंतर निकाल लो। देखो ध्यान से देखिएगा, 44 और 49 का अंतर 5 का है, ठीक। 33 और 38 का अंतर 5 का है। 22 3 25 यहां अंतर 3 का है। 24 5 29 यहां अंतर 5 का है। सही है, यहां तक समझ में आया। 44 5 49 होता है, इसका मतलब अंतर 5 का है, अंतर 5 का है, अंतर 5 का है। जब दो संख्याओं या दो से ज्यादा संख्याओं का अंतर समान होना, अंतर समान हो तो बहुत ही आसानी से उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। जैसे इसका इसका और इसका तीनों का अंतर समान है तो हम इन तीनों में डायरेक्ट बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। चाहे ऊपर वाला देख लो चाहे नीचे वाला देख लो, अगर ऊपर वाला देख रहे हो तो सबका ऊपर वाला देखना पड़ेगा, अगर नीचे वाला देख रहे हो तो सबका नीचे वाला देखना पड़ेगा। जैसे देखो ये 44 है, ये 33 है, 24, हम इसको देख ही नहीं रहे, अभी इसको गोली मारो, अभी बाद में देखेंगे। 44 33 24, अगर हम नीचे देखेंगे 49 38 29, ठीक है। हम ऊपर से आपको बता रहे हैं, ऊपर जिसका बड़ा है वो बड़ा, जिसका छोटा है उसका छोटा माना जाएगा। जैसे 44 ये 33 ये 24, तो 44 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये पहले नंबर पे आएगा, 33 दूसरे नंबर पे आएगा, 24 तीसरे नंबर पे आएगा। अब ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, वो मान लो कहीं रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, कहीं भी रहेगा, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन इनका क्रम हमें पता चल गया है, ये लोग ऐसे रहेंगे, पहले 44 33 24, 44 33 24, ये इनका क्रम तो होना चाहिए। 44 वाला पहले आना चाहिए, उसके बाद 33 वाले नंबर, उसके बाद 24 वाले नंबर। देखते हैं यहां 44 लास्ट में है, गलत। 44 के बाद 22 है, चलो वो सब छोड़ो, 22 वाला भी छोड़ो। 44 के बाद 33, ये 24, ये सही है। 44 24 नहीं भैया, 33 वाला होना चाहिए था, ये गलत है। 44 लास्ट में है, ये गलत है। इतना ही आसान क्वेश्चन है। हमने तीन संख्याओं को कंपेयर किया, उनका अंतर निकाला, अगर दो संख्याओं का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी मानी जाएगी और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी मानी जाएगी। सही है, चलो इस तरीके से हमने कर दिया। अगर कोई कहेगा सर जी इसका भी देखो, इसका भी देखो, तो बहुत आसान है। यहां 3 है यहां 5 है, यहां 3 है यहां 5 है, सही है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें 3 है इसमें 5 है, जिसके पास 5 है उसको 3 से गुणा कर दो और जिसके पास 3 है उसको 5 से गुणा कर दो, तब भी अंतर बराबर हो जाएगा। सही है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 का अंतर है, इसमें 3 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, ये 3 का अंतर है, इसमें 5 से गुणा, इसमें 5 का अंतर है, 3 से गुणा करो, बस खाली ऊपर वाला चेक कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 जब 3 से हो रहा है तो क्या जरूरत आगे बढ़ने की, है ना भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। देखो पहला वाला कह रहा है पूर्णांक, वैसे समझ में आ रहा है ना, पूर्णांक का मतलब ये होता है जो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, कोई भी बटे वाला नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में क्या है, 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 -1 -2 -3 -4 ये सब, ठीक, बटे वाला कोई भी नंबर नहीं है। कह रहा है कि डिवीजन जो है, डिवीजन इज कम्यूटेटिव, यानी भाग क्रम विनिमय है। अच्छा, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि जैसे 5 है, ये 3 है, 5 में 3 से भाग दो, उसके बाद जो आंसर आएगा उलट करके भाग दो, दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो क्या ऐसा होता है भाग में दोनों बराबर हो सकता है? अरे भैया, 4 में आपने 2 से भाग दिया, उत्तर 2 आएगा, लेकिन 2 में अगर 4 से भाग दोगे तब तो उत्तर 1/2 आएगा। कहाँ दोनों बराबर है? इसका मतलब ये जो है ये गलत बोल रहा है, क्रम विनिमय है ये कह रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्रम विनिमय नहीं है, यानी ये गलत है। वही तो वो पूछ रहा है, गलत बताओ। तो ये पहला वाला सही है, काम खत्म। वही तो वो पूछ रहा था, सही है ना। बाकी आप यहाँ देख लीजिएगा, एक गुणात्मक तत्समक होता है, ये तो सही है, गुणात्मक तत्समक का मान जो होता है वो 1 होता है। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, ये व्यवकलन जो है क्रम विनिमय नहीं है, सही है, ये सही बोला है भैया, क्रम विनिमय नहीं होता है। व्यवकलन यानी घटाओ, जैसे 3 में से 5 घटाओगे तो आंसर आएगा -2, लेकिन 5 में से 3 घटाओगे तो आंसर आएगा 2। तो कहाँ बराबर आ रहा है? इसका मतलब कर्म विनिमय नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये तो सही बोल रहा है, वो बोल रहा है कौन सा गलत है ये बताओ। तो ये तो सही है, ठीक है। गुणन साहचर्य होता है, गुणन जो है वो साहचर्य होता है, सही बात है। अगर आप 3 में 5 से गुणा करोगे तब भी 15 आएगा, और साहचर्य है ना, एसोसिएटिव है। जैसे देखो 3 गुणे 5 गुणे, चलो यहां कुछ और लिख लेते हैं, 4। अब इसका मान जितना आएगा ब्रैकेट को खिसकाने के बाद भी उतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ब्रैकेट उठाओ इस पे लगाओ, लो, ये होता है एसोसिएटिव। यानी जो आपका देखो यहां लिखा हुआ है एसोसिएटिव, जो आपका ब्रैकेट है ना, पहले दोनों में लगेगा, उसके बाद वाले पे दोनों पे लगेगा, या फिर आप पहले बात लगा दो, पहले वाले में बाद में लगा दो, और दूसरे वाले में पहले लगा दो। आप कैसे भी करो, देखो हमने यहां यूज किया फिर यहां यूज किया, दोनों का आंसर सेम आएगा। 3 × 5 = 15 चौका 60, 3 × 5 = 15 चौका 60। इसका मतलब ये सही बोला है, लेकिन वो सही वाला पूछ नहीं रहा है, गलत वाला पूछ रहा है, तो पहला वाला। चलो देखते हैं ये क्या है। x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, z बराबर इतना है, तो x y z का महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछा है, महत्तम समापवर्तक। सर जी, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है अगर घात में दिया है तो जो सबसे छोटी घात होती है वही हमारा आंसर होता है, जो सबसे छोटी घात होती है, जो सब में पाई जाती है। देखो x y z कौन सी ऐसी है, जैसे देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ 2 तो आएगा, लेकिन कितनी घात के साथ आएगा? जो सबसे कम है, जो सबसे कम है। यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 4, कम कितनी है? सबसे कम 2 है। इसका मतलब हमारा आंसर अच्छा गुणा करके दिया है। चलो आगे देखते हैं, 3 की घात कितनी आएगी? 3 की 2 घात आएगी, देख लो, सबसे कम यही है। 5 की घात कितनी आएगी? वो भी 2 आएगी, और 7 की घात 3 आएगी, सही है। अब देख लो 7 वाला डिसाइड कर देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये 7 की घात 4 है, गलत है, ये 7 की घात 5 है, ये गलत है। लेकिन अब 30 में आना है। चलो देखो भैया, 7 वाला तो हमारा आंसर सही होगा, लेकिन इसको बनाना है 30। कैसे बनेगा? बहुत आराम से देखिएगा, 2 घात इसके पास है, 2 घात इसके पास है, 2 घात इसके पास है, तो ऐसा करो सबकी घात ले लो कॉमन। यहाँ बचेगा कितना? 2 गुणे में 3 गुणे में 5, सही है। तो 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, अंदर हो गया 30, घात तो लगी हुई है, और बाहर जो है वो 7 की घात 3 हमने नोट कर दिया, यहां भी नोट रहेगा, सही है। 30 की घात 2 हो गई, कौन सा सही है? ये तीसरा वाला, सॉरी चौथा वाला सही है, 30 की घात 2। इतना ही आसान है भैया। महत्तम में जो सबसे छोटी घात होती है उसको लिखते हैं, और अगर यही लघुत्तम होता तो सबसे बड़ी वाली घात को लिखा जाता है, और जो छूट रहे हैं उसको भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको 52,272 का गुणनखंड किया गया है, ये आया है, ये आया है, ये आया। अरे भैया p उसमें नहीं आएगा, उसमें कोई संख्या आएगी, उसकी घात आएगी, ठीक है। यहाँ p q r अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या जिसके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब वो एक से करता है और खुद से करता है, बाकी किसी से नहीं करता है। तो कह रहा है 2p प्लस q माइनस r, इसका मान कितना होगा? अरे सर जी, न p पता है, न q पता है, न r पता है, तो कैसे बताएं? तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। देखो 52 2 72, इसका गुणनखंड करो, साइड में करते हैं 52
2 72, इसका गुणनखंड। लास्ट में 2 है इसलिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, नहीं कटेगा, 0 बढ़ाओ, 2 छक 12 और यहाँ से 1, 2 अठे 16। फिर 2 से कट जाएगा सर जी, 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर 2 से कट जाएगा, अरे भैया कब तक कटोगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। हाँ अब किससे कटेगा, 13 2 15, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, पहाड़ा नहीं जा रहा है, 3 अठे 24, 3 9 27। 3 से 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, सही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से ये हो गया, यानी इसका मान आ रहा है 2 की घात। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार, 2 की घात 4 आई है। ऐसे देखो अगला 3 कितनी बार आया है, 3 जो आया है वो 3 बार आया है, और गुणे 11 की घात 2 आई है। अब थोड़ा आराम से देखिएगा, गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये 2 पी का मान 2 है, क्यू का मान 3 है, आर का मान 4 है, आर का मान 11 है। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहां कह रहा है कि जो जिसकी घात 2 है, जिसकी घात 2 है वो पी का मान है, जिसकी घात 2 है वो पी का मान है। तो इसका मतलब हमारे पास यहां है 2 घात, यहां है 2 घात, देखो तो इसका मतलब पी का मान 11 आया। ठीक है, ये चीज आपको देखना है, घात बराबर देखना है, घात बराबर देखना है। जिसकी घात 3 है, जैसे देखो यहां है 3 है और हमारे पास यहां 3 है, इसका मतलब ये किसका मान है, क्यू का। तो क्यू का मान कितना हो गया, 3। ऐसे जिसकी घात 4 है वो आर है, जिसकी घात 4 है वो 2 है, सही है। तो आर है 2। थोड़ा आराम से समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, घात बराबर देखना है। चलो रखते हैं, 2 गुणे पी का मान है 11 प्लस क्यू, क्यू का मान है 3 माइनस आर का मान है 2। चलो भैया पहले इसको गुणा करते हैं, तो ये हो गया 22 प्लस 3 माइनस 2, 22 3 हो गया 25, 25 माइनस 2 यानी 23। कहाँ है 23, है कि नहीं है, है भैया, बी वाले में है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर जी नीचे नीचे लिखा हुआ है लाओ बराबर कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 अंकों वाली संख्या, हमारी जो संख्या है 1 3 4 x 5 8 y, कह रहा 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान बताओ। इसका मान आपसे पूछा है, तो जब तक x नहीं है और जब तक y नहीं तब तक इसका मान कैसे, सही है। अब ये संख्या किससे विभाज्य है, 72 से। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में आपको कोई भी संख्या अगर दी जाए, कह रहा है कि इससे कटेगी संख्या, तो किससे चेक करेंगे, सर जी 2 से तो हमें चेक करना आता है, 3 से आता है, 4 से आता है, 5 से आता है, 11 12 13 14 ये सब तो आता है, लेकिन 72 तो नहीं पता है, 88 तो नहीं पता है, या 156 तो नहीं पता, तो कैसे चेक करेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले जिस संख्या से संख्या कट रही है उसको 2 को प्राइम नंबर में उसका गुणनखंड करो। को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है 2 ऐसी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन ना निकले। जैसे देखो 72 का हम गुणनखंड तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, 2 और 36, लेकिन इसमें से कॉमन 2 आ जाएगा, इसलिए ये गलत, सही। और अगर कोई कह रहा है सर जी 4 और कितना आ जाएगा 18, तो ये भी को प्राइम गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से हमारे पास 2 कॉमन आ जा रहा है, इसलिए को प्राइम नहीं है। अगर कोई कहेगा सर जी 9 और 8, हाँ तब ये सही है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यही है को प्राइम। तो इसका मतलब 8 और 9, समझ में आया। को प्राइम में हम लोग उसको तोड़ देंगे, उसके बाद ये इतना बन गया। अब कोई संख्या 72 से कट रही, इसका मतलब 101% वो 8 से भी कटी होगी, 9 से भी कटी होगी, सही है। अब हम इन्हीं दोनों का सहारा लेकर के x का मान और y का मान निकालेंगे। सबसे पहले x y z फलाने दिमाग के कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा मान इधर से निकलता है, इधर से पहले y का मान निकलेगा, ना कि पहले x का। y का मान पहले निकलेगा, चलो निकालते हैं। उसके लिए कौन बताएगा, 9 बताएगा कि 8 बताएगा, ये पहले बताएगा 8, क्योंकि 8 का ये रूल होता है कि जिसके लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए तो वो संख्या भी 8 से कटी मानी जाती है। ठीक है भैया, तो अब हमारे लास्ट का 3 अंक जो है वो 5 8 y है। ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, तो 8 से काटते हैं आराम से। 8 का पहाड़ा 7 बार गया, 8 सते 56,
लेकिन हमारे पास हासिल 2 बचा है। लेकिन हमारे पास हासिल अभी कितना बचा है सर जी? 8 सत्ते 56। चलो हम यहां काट देते हैं 58y, सही है। काटते हैं, देखो 8 से 8 सत्ते 56, अभी 2 बचा है। ध्यान से देखिएगा, तो y पर कोई एक अंक होगा 0 से लेकर 9 तक। अब यहां सेट करना है कि 0 रखें कि 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें कि 4 रखें कि 5 रखें, कितना रखा जाए कि ये जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो 8 से कटनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये तो 20 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 21 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम 22 रखते हैं तो 8 का पहाड़ा 22 से नहीं कटेगा, सॉरी 8 से 22 नहीं कटेगा। यहां 23 नहीं कटेगा। लेकिन अगर y की जगह पर 4 रख दिया जाए, y की जगह पर 4 रख दिया जाए तो ये बन जाएगा 24, और 24 24 से कट जाएगा। इसका मतलब पूरा मसले का हल ये आया है कि सर जी y की जगह पर 4 आया है बस। ठीक है, इस y की जगह पर 4 आया है। कैसे आया है वो अभी आपको समझा दिया गया है। 134x 58y, इस y की जगह पर 4 आ गया है। समझ में आया भैया? लास्ट के 3 अंक हम लोग उठा करके 8 से काटे, और y की जगह पर ऐसा अंक रखना था कि प्राप्त होने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। ठीक, अब ये जब y की जगह पर 4 आ गया है तो यहां पटक दो 134x 584, ये संख्या है। ये संख्या 9 से भी कट रही है, ये संख्या 9 से भी कट रही है। 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, तभी तो संख्या कटी मानी जाती है। अब देखो 9 से कटना चाहिए, देखो पहले जो चीज जोड़ना है उसको जोड़ो। 1 3 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 5 13, 13 8 21, 4 25। हमारे पास 25 आया है, अभी x जोड़ना बाकी है। अब 25 में कितना जोड़ा जाए कि 9 से कट जाए? 25 में कितना? अगर 0 जोड़ोगे तो 25, और में 0 जोड़ोगे तो 25 रहेगा, 9 से नहीं कटेगा। 1 रखोगे तो 25 1 26, 9 से नहीं कटेगा। 2 रखोगे तो 25 2 27, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब x की जगह पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2। तो x का मान कितना आ गया? 2। बस बात खत्म हो गई। तो भैया जी अगर आपसे कोई संख्या पूछे तो आप संख्या बताइएगा। 134, x की जगह पर 2 584, लेकिन वो आपसे संख्या नहीं पूछा है, वो कह रहा है कि 2x प्लस वाई का मान बता दो। 2x प्लस वाई का मान बता दो। 2 गुणे x का मान 2 है, प्लस y का मान 4 है। यहां से ये 4 हो गया, प्लस में 4 बराबर में 8। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर है 8। ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसका आपको पता नहीं है तो सबसे पहले उसके 2 को प्राइम फैक्टर में उसको तोड़ लीजिएगा। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें कोई भी कॉमन ना निकले। चलो भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? पाइथागोरस त्रिक नहीं है पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। अब देखो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, तो पाइथागोरस चचा ने एक फार्मूला जो दिया था, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही फार्मूला होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। सर जी कर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो कर्ण है। अब इसको एक एक को सेट करो। यहाँ पर जो सेट हो गया उसको नहीं पूछा है, जो नहीं सेट होगा उसको पूछा है। तो चलो पहला वाला हम देखते हैं। पहला वाला सबसे बड़ा नंबर 17 है, इसका मतलब 17 का वर्ग बराबर 15 8, चाहे जैसे लिखो, 15 पहले लिखो या 8 पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया 17 का 289 होता है, 15 का 225 होता है, 8 का 64 होता है, इधर 289 है, इधर जोड़ोगे ये भी 289 है। इसका मतलब ये हुआ ये तो बराबर है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। इसका मतलब ये पाइथागोरियस ट्रिक है। लेकिन सर जी वो तो नहीं वाला पूछा है, इसका मतलब ये गलत। 11 60 63, तो सबसे पहले बड़ा वाले नंबर का स्क्वायर बराबर दोनों जो छूट गए उसका। इसका देखते हैं। 63 का वर्ग जो होता है 39 69 होता है भैया। 60 का 3600 होता है, 11 का 121 होता है, 39 69 इधर आ रहा है बराबर 36 1 37 3721। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है।
तो यही तो पूछा था, तो यही सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, इसका मतलब रहे वाले नहीं पूछा है, नहीं वाला पूछा, तो ये वाला सही है। इस तरीके से आपको चेक करना है। बड़े वाले का स्क्वायर बराबर में बाकी बचे दोनों का स्क्वायर प्लस एडिशन। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी लैंग्वेज बहुत तगड़ी है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप, कोण देखो आराम से देखिएगा, उस कोण का माप, सबसे पहले ये समझो किसी का संपूरक क्या होता है। दो कोणों का योगफल अगर 180 हो जाए तो उसको संपूरक बोलते हैं। पहला वाला कोण दूसरे वाला का संपूरक और दूसरा वाला पहले वाले का संपूरक। ठीक, दो कोण पूरक कब कहलाते हैं? यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश है तो उनको बोलते हैं कि पहला वाला दूसरे का पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरा वाला पहले का कॉम्प्लीमेंट है। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सही है। चलो, उस कोण का माप, एक कोण की माप आपसे पूछा है, मान लेते हैं कि उसका मान x है। ठीक, यही x है, जिसके संपूरक का माप। अच्छा, इसका संपूरक क्या होगा? तो सर जी जब भी कभी भी किसी कोण का संपूरक निकालते हैं तो 180 में से निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। अगर पूरक होता तो 90 माइनस एक्स लिखते। जिसके संपूरक का माप यानी इसका, कोण के पूरक, अच्छा पूरक, पूरक का मतलब 90 माइनस एक्स, पूरक के माप मतलब इसके 4 गुना, हो इसका 4 गुना, के बराबर। सही है, के बराबर निम्न है, उसमें से कौन सा आंसर होगा? फिर से सुन लो, कह रहा है कि एक कोण का माप बताओ जिसके संपूरक का माप, इसका संपूरक ये हो जाएगा, इस कोण का संपूरक ये हो जाएगा। किसी भी चीज का संपूरक उतना घट जाता है 180 में से। जैसे y होता तो 180 माइनस वाई, गधा होता तो 180 माइनस गधा। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स ये संपूरक है। कह रहा है कि कोण के पूरक, कोण का पूरक 90 माइनस एक्स हुआ, के 4 गुना के बराबर है, इसका 4 गुना इसके बराबर है। बस सॉल्व कर देते हैं। 180 माइनस एक्स बराबर में 4 का गुणा 90 में तो 360 आया, माइनस 4 का गुणा एक्स में तो 4x आया। सही है यहां तक? एक्स वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो माइनस एक्स पहले से है, माइनस 4x उधर था तो प्लस 4x हो गया। 360 पहले से है, ये माइनस 180 उधर चला गया। अरे भैया प्लस है तो माइनस हो गया ना। 4 में से एक निकल गया तो 3x, 4 गधा है, एक गधा घटना है तो 4 में से 3, 4 में से एक निकालो 3, 360 में से 180 निकला तो 180 बचा, और 3 एकम 3, 3 छक 18 जीरो के साथ में। अगर आप नीचे ले जाके काटोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। हमसे पूछा है वो उस कोण का मान बताओ, तो उस कोण का मान है 60 अंश, 60 अंश, यानी उस कोण का माप 60 अंश है। ठीक, ये तरीका है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो समझने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप, कोई एक त्रिभुज है, इसके कोणों का माप x है, मान लेते हैं ये x है, दूसरा 3x प्लस 20 है, 3x प्लस 20 है, ठीक है, और तीसरा है 6x। तो कह रहा है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज। अरे भैया बड़ी दिक्कत है। तो देखो कंप्लीट थ्योरी में आपको बताया गया था कि त्रिभुज 6 तरीके के होते हैं। 3 जो होते हैं वो एंगल बेस पे यानी कोण के आधार पर, और 3 जो होते हैं भुजा के आधार पर। यहाँ भुजा के आधार पर नाम ही नहीं है, भुजा के आधार पर हम ऐसे बता सकते हैं जब भुजा दी रहे तब भुजा देख करके बताते हैं। सही है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु, 2 बराबर है समद्विबाहु, एक भी बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज। अगर कोण दिया है तो कोण के आधार पर 3 होते हैं। कोण में हमें तीनों कोण पता होना चाहिए, यहां जैसे पता है। तीनों कोण में सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला कोण देखेंगे, सबसे बड़ा वाला। अगर बड़ा वाला कोण न्यून कोण है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, और बड़ा वाला कोण अगर 90 अंश का है तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, और अगर बड़ा वाला कोण 90 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तीनों एंगल का मान दिया है और हमें पता है पहला एंगल, दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल, दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है भैया। तो चलो सॉल्व करते हैं। एक गधा, 3 गधा,
6 गधा, 6 3 9 1 10 गधे इधर हो गए, बराबर में 180, और ये उधर जा रहा है माइनस का 20, थोड़ा सा देखेंगे 160 उधर बचा, इधर का 10x बचा, 0 से 0 काट दो, खत्म, x बराबर 16। नहीं समझ में आया तो इधर ले जाके काटो तब भी आ जाएगा। x का मान 16 आया है, अब हम यहां रख के निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16। यहां देखो 3 गुणे 16 प्लस में 20, 3 गुणे 16 यानी 48, 48 20 68। ठीक, बहुत अच्छी बात है। 16 यहां आया तो 6 गुणे 16, 16 छक 96 होता है। अब हमने कहा था सबसे बड़ा वाला कोण देखना है, सबसे बड़ा वाला कोण ये है 96। अब 96 90 से ज्यादा है, ये अधिक कोण है ना, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा अधिक कोण त्रिभुज? ये वाला सही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे बड़ा वाला कोण देखते हैं, वो अगर न्यून है तो न्यून कोण त्रिभुज, वो अगर समकोण है तो समकोण त्रिभुज, वो अगर अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण ये सब इतना दिया गया है, उसके बाद इतने का मान बताओ। अच्छी बात है, सर्वांग समता पर यह क्वेश्चन है। हमारे पास दो त्रिभुज है, हमने ऐसे ही जबरदस्ती बना लिया क्योंकि कुछ पता नहीं इसलिए ऐसे ही नोट कर लिया। एबीसी और डीईएफ, डीईएफ, ठीक। कोण सी कोण एफ बराबर है, यानी ये वाला कोण के बराबर है। बहुत अच्छी बात है। ए सी डी एफ के बराबर है, ए सी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। आगे बी सी ई एफ है के बराबर है। बी सी कहाँ भैया? ये वाली भुजा ई एफ के बराबर। ओहो, अगर दो त्रिभुज में दो भुजा एक कोण आपस में बराबर है तो ऐसे दो त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम त्रिभुज बोलते हैं। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी अंग यानी 6 अंग बराबर होते हैं। ये पढ़ाया गया पूरी थ्योरी में। सर जी अगर तीन चीजें बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, और अगर सर्वांग सम हो गए तो ये बाकी जो बच रही साइड है ना, ये भी आपस में बराबर हो जाएगी। ये वाला कोण इसके तो बराबर है ही है, ये वाला कोण इस वाले कोण के भी बराबर हो जाएगा, और ये बाकी जो बचा हुआ कोण है ना वो इसके बराबर हो जाएगा। सही है। अब देखो कह रहा है कि ए बी बराबर 2x - 1 है, यानी इसका मान 2x - 1 है। आगे बोला है डीई का मान यानी इसका मान 5x - 4 है, और हमें पता है ये वाला इस वाले के बराबर है। अभी दिखाए हैं कि सर्वांग सम है, तो 2x - 1 बराबर 5x - 4। आगे बोला है x का मान, तो इसको सॉल्व कर दो, 2x उधर कर दो, 5x - 2x -4 इधर बुला लेके आओ। तो चलो भैया 4 में से 1 निकल गया 3, और इधर 3x, तो 3 एकम 3 कट गया, तो x बराबर 1। ये फाइनल है, नन्ना मुन्ना सा आंसर है, लास्ट वाला डी वाला सही है। ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जाके आप थ्योरी वाली क्लास में देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया गया। वैसे हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन ही कर दिया है, अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कहीं तो आप सीख गए होंगे। चलो भैया इसमें देखते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहां p एक पूर्णांक है। अच्छा, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी है 10 सेंटीमीटर, और इस का जो परिमाप है वो p सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छी बात है। और यहां बोला है p एक पूर्णांक है, मतलब दशमलव वाली संख्या नहीं है। पेरीमीटर का मतलब सभी साइड का योगफल। तो कह रहा है p का न्यूनतम और अधिकतम संभव मान कितना है। p का न्यूनतम मान पूछा है, p का न्यूनतम मान और अधिकतम मान। ठीक है, देखो 5 10 15 हो गया, 15 हो गया। यहां पर कोई भी एक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पूर्णांक नहीं रहेगा तो हम 15 में ये जोड़ेंगे तो दशमलव वाली संख्या आ जाएगी। तो p का मान ये कह रहा पूर्णांक है, दशमलव वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पूर्णांक है। अब आराम से देखिएगा, न्यूनतम और अधिकतम मान पूछा है आपसे। दो कॉन्सेप्ट होता है, एक पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजा आप जोड़ोगे तो जो तीसरी बच रही है ना, उससे उसका मान बड़ा ही रहेगा। और दूसरा ये कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी वाले से कम होगा, हमेशा तीसरी वाले से कम होगा।
उन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट का यूज करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सर जी ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है। अगर हम अंतर निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें पता रहे कि 10 और 5 का अंतर 5 होता है, तो इसका मान 5 से बड़ा आना चाहिए। सर जी क्या बोल दिए, अभी तो आप छोटा कह रहे थे। सुनो, हमने कहा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक, लेकिन अंतर तीसरी से कम आना चाहिए। मतलब इन दोनों का अंतर 5 है, तो इसका मान ज्यादा होगा, तभी तो अंतर कम होगा, तभी तो अंतर कम माना जाएगा। अरे भैया 10 और 5 का अंतर 5 आ रहा है, कितना आ रहा है? 5। अब यहां पर कितना रखा जाए कि ये कम रहे, ये कम रहे? तो एक एक यहां रख सकते हो, नहीं भैया ये तो कम हो जाएगा। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 यहां पर रखोगे। यहां पर कम से कम आपको 6 रखना ही पड़ेगा। अगर कोई कहेगा सर जी हम यहां 5 रखेंगे, तो आपने गलत बता दिया। 10 और 5 का अंतर 5 होता है, 5 5 के बराबर है। हमने कहा अंतर कम होना चाहिए, तो अंतर तो बराबर आ गया, इसका मतलब यहां 5 नहीं रख सकते हो आप, यहां कम से कम आपको 6 रखना पड़ेगा। तो ये है न्यूनतम, कम से कम आपको 6 रखना ही पड़ेगा। 6 से ज्यादा रख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको 6 रखना ही पड़ेगा। तो कम से कम 6, तो न्यूनतम मान 6, तो 10 5 15 6 21, यानी पेरीमीटर का यानी परिमाप का न्यूनतम मान 21, और न्यूनतम 21 इसी में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अधिकतम में निकाल दे तो देखो अधिकतम के लिए दोनों का योगफल 10 5 15। हमने अभी अभी बोला है कि योगफल तीसरी से अधिक होना चाहिए, तीसरे से अधिक होना चाहिए। अब यहां आपने कहा सर जी हम कम से कम यहां 6 रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 10 11 12 13 14 15 कुछ भी रख सकते हैं, 16 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे रुको, क्यों रुको? क्योंकि सर जी ये 10 5 15 आपकी ये जो साइड है ना, चाहे जो रखो, लेकिन 15 से कम होनी चाहिए, 15 से कम होनी चाहिए। क्योंकि 10 5 15 किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये वाला बड़ा होना चाहिए इससे, तो ठीक है, ये वाला बड़ा है, अच्छी बात है। ये वाला अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, लेकिन आप 15 नहीं रख सकते हो, 15 तो बराबर हो गया। आप 16 नहीं रख सकते हो, 16 तो ये जो है ये कम हो गया, और ये ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम आप 14 ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। मैक्सिमम आप 14 ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। तो सर जी 14 अगर मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम 14 रख सकते हो, तो 10 5 15 14 कितना होता है? 29, यानी अधिकतम पेरीमीटर जो आएगा वो 29 होगा। तो ये वाला सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, समझ वाली इसमें चीज है, बहुत आराम से समझिएगा। यहां से एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी भुजा आपको निकालनी है, कोई भी भुजा आपको निकालनी है, अगर उसका परिमाप दिया है, तो याद रखिएगा कोई भी बड़ी से बड़ी भुजा हमेशा उसके परिमाप के आधे से कम होती है। कोई भी बड़ी से बड़ी भुजा जो है वो परिमाप के आधे से कम होती है। ठीक है, आधे से कम, ये याद रखिएगा। चलो भैया, ये कह रहा है माना कि आंकड़ों, ये सब आंकड़ा दिया है, का माध्यक x है। अच्छा भैया, माध्यक का मतलब होता है मीडियन, इसको मध्यांक भी बोलते हैं, इसको माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है भैया, याद रखिएगा, मीडियन इसको कहते हैं। मीडियन में दो फार्मूला है, एक सम के लिए है, एक विषम के लिए, लेकिन बिना फार्मूले के सॉल्व करना होता है। मीडियन का मतलब होता है कि पहले अपने नंबर्स को अरेंज कर लो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में, या तो डिसेंडिंग में, या तो घटते क्रम में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका जो डेटा है उसको अरेंज करना ही है, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आशा रानी को बुलाओ, यानी शोले का डायलॉग है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, जो बीच में रहेगा वही आंसर। अगर बीच में कोई नहीं है तो किनारे किनारे वाले पड़ोसी को बुला लो, भैया आओ, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे, उत्तर हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले
इसको लिखते हैं आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में चाहे जैसे लिखो। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हम ढूंढते हैं, तो हमें सबसे छोटा 8 दिखा है, फिर उसके बाद 9 है। चलो ठीक है, हमने नोट कर दिया 8 फिर 9। इसके बाद किसका नंबर लगेगा? 8 9 के बाद 13 का, 13 है, एक बार 2 बार, और कहीं है 13 नहीं है, तो 13 2 बार हमने नोट कर लिया। इसके बाद नंबर लगेगा 14 का, 14 1 2 3 4, तो ये 4 बार 14 रहेगा। ऐसे आप भी काट काट नोट करिएगा ताकि वो चीज भूलिएगा नहीं। अब 15 का नंबर लगेगा 1 2 3, लो भैया 3 बार 15 हो गया। इसके बाद 2 बार 16 है, देखो 1 2 और 2 बार 17 है, और तो कुछ भी नहीं है, कोई बचा ही नहीं। इसका मतलब 2 बार 16 लिखते हैं और 2 बार 17। चलो ये हो गया डेटा। माध्यिका निकालना है। माध्यिका बीच वाला नंबर कैसे करेंगे सर जी? बीच वाला कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो ना, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, फिर 2 2 और चले गए, ठीक है, 3 चले गए, चलो भैया 3 चले गए, बीच में 14 बच गया, यानी ये 14 उत्तर हो गया। सही है, यहां तक समझ में आया? इसका कह रहा है x है, इसका मान x है, ठीक है, अच्छी बात है, ये मान हो गया x का। कह रहा है यदि 8 के स्थान पर 18, इसकी जगह पर 18 लिखा गया, मतलब ये जाएगा 18 आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आंकड़ों का माध्यक y है, ध्यान से सुनिएगा, ये 8, ये जो 8 है ये यहां नहीं रहेगा, ये शिफ्ट होकर के गया 18 में, मतलब ये लास्ट में चला गया, एकदम लास्ट में चला गया। अब जब एक बंदा इधर से उधर उठ के चला गया तो उधर ज्यादा हो गए, इधर कम हो गए, तो बीच वाला क्या करेगा? ये भी खिसक जाएगा 1 अंक। ध्यान से सुनिए, जितने लोग इधर से उड़ करके उधर जाएंगे या उधर से उड़ करके इधर आएंगे, तो जितने लोग इधर से उधर गए हैं ये उतना इधर खिसकेगा, वो भी खिसकेगा, हम भी चलेंगे, और अगर उधर से इधर आ रहा है तो ये भी उतना ही खिसकेगा। और अगर 3 लोग इधर से उधर गए, 3 लोग उधर से इधर आए, तब तो बराबर है। सही है, तो याद रखिएगा, जितने अंक इधर से उधर जाएंगे, जितनी संख्या इधर से उधर जाएगी, ये भी खसक जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा फिर से लिखिएगा, 8 नहीं है, पहले 9 फिर 13 फिर 13 फिर 14 14 14 14 15 15 15 16 17 16 16 17 17, उसके बाद 18, तब आप बीच में देखिएगा, तब ये बीच में आएगा, तब ये बीच में आएगा, यानी y का मान 15 आएगा। सही है, अब वो कह रहा है x तथा y के मानों का योग क्या है? x का मान 14 है, इसका मान 15 है, मानों का योग कितना है? 39। अरे भैया ऐसा ना करिएगा, उत्तर है 29, है ना, 29। सही है, ये है तरीका। आप चाहो तो पूरा लिख करके करो, चाहो तो ये सोच लो कि एक बंदा इधर से उधर गया तो ये भी एक खिसक जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, चाहे जैसे करो। चलो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी थैले में 3 सफेद, एक हमारे पास थैला है। प्रायिकता की पूरी वीडियो कंप्लीट आपकी डाली हुई है, जाकर के चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो हलवा लगेगा। 2 नीली है, ठीक है, और 3 सफेद है, बहुत अच्छी बात है, 5 लाल है। इतनी गेंदें हैं, थैले में से अदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, आंख बंद करके ऐसे रैंडम एक निकाली गई। कह रहा है कि गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता बराबर होता है टोटल आउटकम्स नीचे रहता है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रहता है। जो आपके फेवर में है वो आउटकम ऊपर, वो परिणाम ऊपर, और जो टोटल है वो नीचे। जैसे हमारे पास टोटल गेंद है 5 2 7 3 10, तो टोटल नीचे। ये क्या कह रहा है? लाल रंग की नहीं है, इसका मतलब उसको चाहिए लाल रंग की नहीं, लाल रंग नहीं चाहिए, तो सर जी नीला चाहिए? हाँ चाहिए। सफेद चाहिए? हाँ चाहिए। लाल नहीं चाहिए, नीली आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सफेद आ जाए कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब वो ये नहीं कह पा रहा कि हमें नीली और सफेद दे दो, बल्कि ये कह रहा है कि लाल ना दो, बात वही है। तो नीली देखो, नीली कितनी है? 2, और सफेद 3, मतलब ये 2 उसके फेवर में है, वो आएगी तो जीत जाएगा।
3 उसके फेवर में है, तो 3 2 5 उसके फेवर में है, तो फेवर वाला ऊपर रहता है, टोटल नीचे रहता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। या फिर दूसरा तरीका कि सर जी किसी के प्रायिकता निकालने की डायरेक्ट आप निकाल लो। ये लाल रंग की नहीं बोला है ना, नहीं बोला है। लाल रंग निकालने की क्या प्रायिकता है ये बता दो पहले। लाल निकालने की क्या प्रायिकता है, तो लाल वाली 5 है, टोटल 10 है। इसका मतलब लाल निकलने की प्रायिकता 1/2 है। और अगर किसी के निकलने और ना निकलने की प्रायिकता का जो जोड़ किया जाता है उत्तर 1 आता है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। देखो ये है का पूछा है, लाल की पूछा है ना, लेकिन हमें निकालना है लाल की नहीं। तो जब है का आ जाए तो नहीं के लिए 1 से घटा देंगे, 1 से हमेशा घटाएंगे, 1 से घटा देंगे, ठीक है। अगर है का पूछा है आपने नहीं निकाला है तो 1 घटा दीजिएगा, और वो नहीं का पूछा है आपने है का निकाला है तब भी 1 से घटा दीजिएगा। तो भैया जी 1 में से आधा निकल गया तो कितना बचेगा, आधा। उत्तर हो गया 1/2। सही है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो हम लोग सेकंड करेंगे, किसी और ईयर का उठाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है ना तो बहुत ही आसान होगा, जितने भी एग्जाम क्वेश्चन में आएंगे बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।